नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान की इस क्लास में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संविधान में मुख्य रूप से हम देखेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा संविधान के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान को हम पहले निम्न भागों में देखेंगे। पहला ये कि संविधान क्या है, संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं, संविधान के अंग कौन कौन से हैं, संविधान का उद्भव कैसे हुआ। उसके पश्चात हम देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला ये कि संविधान क्या है। संविधान जैसा हम सब देख पा रहे हैं, जानते भी हैं कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान, जहाँ सम से तात्पर्य है समान और विधान अर्थात नियम या फिर कानून। सभी के लिए समान नियम या फिर कानून ही संविधान है। अगर हम बात करें संविधान के प्रकार की, तो संविधान मुख्यतः दो प्रकार का है। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो पूरे विश्व का सबसे पहला अलिखित या फिर मौखिक संविधान ब्रिटेन का है, पूरे विश्व का। और पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें भारत की, तो भारत का संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम इसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि ये कहा जाए कि पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान किसका है, तो पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का है, जो कि अलिखित है। अब हम देखते हैं संविधान के अंग, मतलब संविधान किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो संविधान के मुख्यतः तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जैसा हम सब जानते हैं कि विधायिका का कार्य होता है कानून निर्माण करने का। अब कानून निर्माण का कार्य हमारे लिए केंद्र में जहाँ संसद करती है, वही राज्य में विधानमंडल के द्वारा यह काम जो है किया जाता है। उसके पश्चात कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्यतः मंत्री, आईएएस, आईपीएस ये सब जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय प्रदान करना। न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होती है, जो संविधान के अनुरूप न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद चौथा जो आधार स्तंभ अभी जो कहा जाने लगा है वो है मीडिया या फिर प्रेस। इसको संविधान का चौथा आधार स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो संस्था है जो संविधान के अंगों को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। इसको चौथा आधार स्तंभ कहते हैं। अब हम देखते हैं संविधान का उद्भव कैसे हुआ। तो संविधान का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ 1215 में, जो क्या था, राजतंत्रात्मक और पुरुष सत्तात्मक था। उसके पश्चात क्या हुआ, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई, जिसे गौरवमयी क्रांति भी कहते हैं, जहां से लोकतंत्र पूरे विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में आया। पूरे विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र जो है ब्रिटेन में आया। फिर धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती गई। कभी कभी हमें ये चीज कंफ्यूज करती है कि राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। तो इसको एकदम सामान्य रूप में अगर हम देखें तो राजतंत्र में क्या होता है कि जो शासक अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत होता है। जैसे कोई रहा तो कोई राजा रहा, कोई शासक रहा, अब जो दूसरा शासक आएगा तो वो उसी के वंश का होगा। लेकिन लोकतंत्र में जो शासक होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र है। और गणतंत्र में जहां कानून का शासन हो उसे गणतंत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है दो चरणों में हुआ। पहला ये कि 1600 लेकर 1857 के बीच, और उसके पश्चात
1958 से लेकर के 1947 के बीच। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे आजाद होने के पूर्व या फिर हम आजादी के पूर्व इंग्लैंड के गुलाम थे, तो चूंकि हम इनके गुलाम थे तो हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारा इफेक्ट इसका पड़ा हुआ है, जिसको हम 2 चरणों में दे सकते हैं। जहां 1658 में कंपनी का शासन था, उसके पश्चात जब 1857 की क्रांति हुई और इंग्लैंड को ये विश्वास हो गया कि अब कंपनी के द्वारा यहाँ शासन नहीं किया जा सकता, तब वहां ने यहाँ का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसमें जो हम पढ़ेंगे 1600 से 1857 के बीच, उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट, और क्राउन शासन में भारत परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास 2 चरणों में हुआ। एक है अपना रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला है कि रेगुलेट कैसे करना कैसे है। अब उसी की समीक्षा कर हर 20-20 वर्षों में इसको क्या किया गया, सुधारा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं। तो इसके अनुरूप यदि हम बोले कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में, और सबसे पहला चार्टर एक्ट 1793 में। ध्यान देने वाली बात है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया। चलिए फिर इसको अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब इन सारी जो चीजें हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह है, उन सबको पहले एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये सारी चीजें जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, बाकी जो है उन सब में हमको 20-20 जोड़ना है, फिर सारे ईयर जो है प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 1773 में 20 जोड़ेंगे तो 1793, फिर 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1813, फिर इसमें 20 जोड़े तो 33, और इसमें 20 जोड़े तो 1853। तो ये चीजें ऐसी धीरे धीरे क्या होंगी, क्रमानुगत बढ़ेंगी। हर 20 वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के बाद चार्टर एक्ट आया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड क्या है मतलब क्या, पृष्ठभूमि क्या है, कि वो आखिर वो चीजें आई कैसे। अब जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज को अगर हमें अच्छे से तरीके से समझना है तो आप उसके बैकग्राउंड को जान लो, आप उसके बारे में बता सकते हो। जैसे वर्तमान में जो दौर चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई का जो टेक्नोलॉजी हम इतना यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, इतना मास्क वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अगर हम बैकग्राउंड में अगर देखें तो आज से कुछ ही महीनों पहले कोरोना का जो प्रभाव था, तो बैकग्राउंड ये था कि वो इतना संक्रामक हो गया था कि पढ़ाई लिखाई जो था प्रत्यक्ष रूप से जो कॉलेज और विद्यालय में होती थी वो संभव नहीं था। इस कारण टेक्नोलॉजी जो है इतना यूज हो रही थी, तो ये इसका बैकग्राउंड है और जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, लेकिन इससे पहले जो सारी चीजें हुई, इन सब हुई चीजों का जो बड़ा प्रभाव हुआ और उसके फल के रूप में हमें जो क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि जैसे ही हम जान लेंगे तो हमको ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस पृष्ठभूमि जो है क्लियर होना चाहिए। तो हुआ ये कि 1599 में क्या हुआ, एक नाविक जो क्या था, इंग्लैंड से इंडोनेशिया जा रहा था, वो केरल तट पे उतरा। जब केरल तट पे उतरा तो उन्होंने ये देखा, जब वो केरल तट पे उतरा तो उन्होंने ये देखा कि भारत जो है एक बहुत ही संपन्न राज्य है, लेकिन यहाँ जो है औद्योगिक क्रांति या फिर जो भी काम हो रहे हैं वो पूर्णतः परंपरागत तरीके से हो रहे हैं। अगर यहाँ पे अपने व्यापार को अगर हम बढ़ाया जाए तो बढ़ा सकते हैं। उस नाविक का नाम था मिल्टन हॉज। तो उन्होंने ये सारी बातें जाके वहां की रानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को बताई। तो एलिजाबेथ ने क्या किया, 31 दिसंबर 1599 को क्या हुआ, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया के नाम से
कंपनी का गठन किया और उसे क्या किया कि वहां व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। अब उसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे वहां के व्यापारी लोग यहाँ आए, यहाँ पे आने के पश्चात व्यापार किए, फिर धीरे धीरे यहाँ की सारी चीजें, उनके पास पैसा तो था ही, फिर धीरे धीरे सत्ता भी उनके हाथों में धीरे धीरे आने लगी। और उसके पश्चात यहाँ के जो देशी राजा लोग थे उनसे इन लोगों का युद्ध हुआ। उसी क्रम में एक हुआ 1757 में, जिसे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिर देखेंगे। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। उसके पश्चात हुआ आपका 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि यहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व जो होता है क्या हुआ, यहाँ पे स्थापित होता है। अब ये सारी चीजें हुई 1764 में, इन्होंने भारत को जीत लिया तो पूरा भारत इनके हाथों में आ गया। तो इसी के दौरान उन्होंने क्या किया, 1765 में इलाहाबाद की संधि की। बंगाल के जो राजा थे उनसे इलाहाबाद की संधि की। उससे क्या हुआ कि जो भी कार्य जो है, प्रशासनिक कार्य है, उसको दो भागों में बांटा गया, एक निजामी दूसरा दीवानी। एक निजामी और दूसरा दीवानी। निजामी की अगर बात करें तो जो प्रशासन करना है, उसमें न्याय आदि का कार्य जो है ये क्या होता था, राजा के हाथों में होता था। और वही दीवानी की अगर हम बात करें तो दीवानी में जो वित्त संबंधी काम होते थे वे जो है ये लोग स्वयं करते थे। वे लोग मतलब कौन, इंग्लैंड के लोग। तो निजामी और दीवानी में बांटा गया 1765 में। और ये निजामी जो थी भारतीय राजाओं के हाथों में थी, दीवानी वित्तीय कार्य जो होते थे ये लोग स्वयं करते थे। इसके पश्चात हुआ क्या कि ये लोग व्यापार को छोड़कर अब शासन प्रशासन करने लगे। तो 1772 में 10 लाख पाउंड रुपए का क्या हुआ, इनको घाटा हुआ। तो 10 लाख पाउंड का जो घाटा हुआ उसके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से सहायता मांगी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको ये जो घाटे का अमाउंट है इसको दिया। इसके बदले में क्या हुआ, यहाँ का जो शासन है उसको अपने हाथों में ले लिया। और यहाँ शासन करने के लिए ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आया। तो इस तरह से इसकी ये पृष्ठभूमि या फिर बैकग्राउंड है। ये जो है शायद क्वेश्चन में ना पूछा जाए, लेकिन हमारे समझ के लिए ये बहुत जरूरी है, इसको कम से कम ध्यान में रखिएगा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो इसमें प्रावधान ये था कि मुंबई मद्रास को क्या हुआ, बंगाल के अधीन, मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई, फ्रांसिस, क्लेवरिन, बोरवेल और मोन्सेरा। और क्या हुआ, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जो ये नाम था सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम मात्र सुप्रीम कोर्ट था। कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि जो भारत का वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई। लेकिन अगर ये पूछे कि पूरे भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। ये जो अभी कुछ दिन पहले CGPSC के द्वारा एग्जाम जो लिया गया था उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है आया भी था। अब वो हर 20 वर्ष में रेगुलेटिंग जो एक्ट है उसमें परिवर्तन करके उसमें सुधार लाया जाता था। तो अगला जो चार्टर एक्ट था वो 1793 में आ रहा था। लेकिन हो ये रहा था कि कंपनी में जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो अब जो भी चार्टर एक्ट आने वाला था 20 साल बाद आने वाला था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रण क्या रखा गया। और इसमें जो प्रावधान थे, BOC और BOD की स्थापना की गई। BOC अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था प्रशासनिक कार्य में जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित करना था। और BOD में जो व्यापारिक कार्य में जो भ्रष्टाचार है उनका नियंत्रण करना था।
इनकी संख्या जो थी क्रमशः 7 और 8 थी। फिर अपना आता है 1793 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो इसके बैकग्राउंड में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। होता यह था कि यहाँ जो काम कर रहे अधिकारी एवं कर्मचारी लोग थे, उन लोगों का वेतन ऐसा मिलता था कि सबसे पहले भारत से, ये जैसे भारत है ये इंग्लैंड है, तो भारत से सबसे पहले पैसा जाता था वहां इंग्लैंड। अब जाने में जैसे 2 माह लगे, अब इंग्लैंड से पुनः पैसा वापस यहाँ आता था, फिर 2 माह लगे, तो लगभग 4 माह हो गए। लगभग बता रहा हूँ, तो लगभग 4 माह हो गए। मतलब उन्होंने जो काम किया हो उसका पैसा जो है उनको 4 माह बाद मिलता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रावधान किया, प्रावधान ये किया कि उनको वेतन जो है भारत के राजकोष से वेतन प्रदान किया जाए। ये 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो था ये प्रावधान किया गया। उसके पश्चात आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1793 तक तो हो ही गया बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड में ऐसा देखें तो हुआ क्या था, ट्रफलगार का युद्ध था नेपोलियन और यूरोप के साथ। नेपोलियन और ब्रिटेन के साथ ट्रफलगार का युद्ध था। इस युद्ध में हुआ यह था कि नेपोलियन जो था युद्ध हार गया था, और चूंकि नेपोलियन युद्ध हार गया था तो ऐसा क्या किया जाए कि ब्रिटेन को अपने नियंत्रण में लाया जाए। तो उनको ये ज्ञात हुआ कि ब्रिटेन के जो है बहुत ज्यादा उपनिवेश वगैरह है, तो क्यों ना उपनिवेश वगैरह है तो अगर इनसे जो है इनको बहुत ही अधिक मात्रा में अमाउंट में जो व्यापार वगैरह करते हैं, इनसे बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है। तो अगर हम ये प्रयास करें अगर हम ये करें कि क्यों ना इसके पास जो पैसा आता है उसको नियंत्रित कर दिया जाए तो ये स्वतः कमजोर हो जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, मिलान की संधि हुई। मिलान की संधि हुई, आपको ये रखना नहीं है, बस सुन लो एक बैकग्राउंड के लिए। मिलान की संधि हुई जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटेन का जो व्यापार है उसको पूरे यूरोप में क्या करना था, बाधित करना था। तो चूंकि इसका व्यापार जो था पूरे यूरोप में बाधित हो गया, तो इसीलिए क्या हुआ, इसके जो प्रावधान जो आएंगे उन सारी चीजों का, ये जो ट्रफलगार का युद्ध हुआ था और जो मिलान की संधि हुई थी, इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है हमको 1813 के चार्टर एक्ट में दिखाई देगा। जैसे कि ईस्ट EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि उनका व्यापार वो यूरोप में पूरा प्रतिबंधित हो गया। अब वो व्यापार करने के लिए यूरोप से बाहर आएंगी, तो भारत में एकाधिकार है, तो सबसे पहले जो एकाधिकार इनको मिला था उसको समाप्त किया गया। लेकिन चीन के साथ चाय और व्यापार में एकाधिकार, चाय और व्यापार में एकाधिकार जो था वो बना रहा। उसके पश्चात क्या हुआ कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। अब होता यह था कि अगर हम जो ब्रिटेन के लोग थे, यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी लोग रखना पड़ता था, अधिकारी लोग तो स्वयं होते थे, कर्मचारी रखना पड़ता था, तो उनके लिए अगर ये लोग ब्रिटेन से लोग मंगाते तो उनको बहुत ही ज्यादा खर्चा होता। तो उन्होंने ये उपाय सोचा कि क्यों ना बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही कम अमाउंट खर्च करके इनको शिक्षित किया जाए, जिससे कि हमको जो है बहुत ही सस्ते दरों में यहाँ से जो है कर्मचारी लोग प्राप्त हो जाए, और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की। ये जो है मुख्य प्रावधान थे। इसके पृष्ठभूमि को हमें याद रखना है, जैसी पृष्ठभूमि याद रहा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में बस जाएंगी। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो था वो मुख्यतः 1829 में जो सती प्रथा और एक आपका सती प्रथा जो है, और जो ठगी कैप्टन स्लीमन के आयोग में इनका जो इफेक्ट जो था 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पड़ा। तो हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। दूसरा प्रावधान ये था
कि विधि आयोग का गठन किया गया मैकाले की अध्यक्षता में, और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इससे पहले हम जब 1813 में देखे थे तो चीन के साथ उसका चाय और व्यापारिक एकाधिकार था, लेकिन 1833 में क्या किया गया, इसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब हुआ ये कि अपने लिए अधिकारी कर्मचारी आदि लोगों को रखने के लिए आईसीएस में जॉब के लिए मनोनयन पद्धति लागू की गई। मनोनयन मतलब जिसको मन में आए उसको रख लो, मतलब जिसको भी कर्मचारी आदि बनाना है वो उनको रख लेते थे। और मैक्सिमम इसमें ऐसे लोग होते थे जो अंग्रेजों के चापलूसकार होते थे, जो उनकी कही बातों को माना करते थे, तो इसलिए मनोनयन पद्धति को लाया गया। तत्पश्चात हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 का चार्टर एक्ट में ये था कि यद्यपि ये लोग अपने चापलूस लोग को तो रख लेते थे, लेकिन होता यह था कि उनको उतने योग्य लोग नहीं मिल पाते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे उसमें मेरिट पद्धति की घोषणा की गई। मेरिट पद्धति की घोषणा की गई और 1853 में इलाहाबाद में परीक्षा की गई और भारत से सबसे पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। भारत के सबसे पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। फिर ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं क्राउन शासन। जैसा कि हमने देखा कि भारत में जो संवैधानिक विकास है उसको हमें दो चरणों में देखते हैं, एक क्राउन शासन, दूसरा पहला कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन शासन। क्राउन शासन में भी जो चीजें ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इन सारी चीजों को हम आगे धीरे धीरे देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तो इंग्लैंड को ये जो है विश्वास हो गया कि अब भारत का शासन जो है कंपनी संभालने में असक्षम हो गई है, क्योंकि ये जो है यहाँ का शासन जो है संभालने में असक्षम हो गई है। अतः उन्होंने वहां ब्रिटेन से ही यहाँ का शासन संभालने का निर्णय लिया गया और इसका इफेक्ट जो है हमको इन सारे प्रावधानों में दिखाने देगा। जैसे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, सीधे महारानी के हाथों में रखा गया। बीओसी और बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। क्या? वायसराय। वायसराय मतलब वाइस रॉयल। ये वाइस रॉयल से जो शब्द है वायसराय, ये इसी से बना है। और भारत के सचिव की नियुक्ति गई, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसका काम क्या था कि भारत में जो हो रहे शासन प्रशासन के लिए ये जो है उसका जवाबदेह व्यक्ति था। फिर हम आगे बढ़े तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके अगर बैकग्राउंड को अगर हम ये देखें तो हुआ ये था कि 1861 में ही क्या हुआ, सबसे पहली बार क्या हुआ, बजट पेश किया गया। क्या पेश किया गया? बजट। अब 1861 में बजट पेश किया गया तो चीजें जो है लोग, भारतीय लोग जो थे धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे कि हमारे द्वारा जो दिए गए इन पैसों का उपयोग क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए क्या हुआ, 1861 में बजट पेश किया गया और विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें विधि विशेषज्ञ भी शामिल किया गया। अब गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश शक्ति अभी वर्तमान में हम भी देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 123 और संविधान का अनुच्छेद 213। 123 के अंतर्गत कौन सा है, राष्ट्रपति, और 213 के अंतर्गत कौन है, राज्यपाल को क्या है, अध्यादेश की शक्ति दी गई है। चलिए फिर आगे हम फिर देखते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो अगर हम फिर इसके बैकग्राउंड में जाए तो 1885 में क्या हुआ था, 1885 में हुआ ये था कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी।
अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय जो है ये जो नरम दल के लोग थे उन लोगों के द्वारा अनुनय विनय की नीति जो अपनाई गई थी उसके तहत बार बार इन लोग को क्या किया जाता था, अंग्रेजों लोग से अनुनय विनय किया, पत्र के माध्यम से अनुनय विनय कर स्वयं के लिए जो शासन है उसको बेहतर करने का मांग किया जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप ये जो चीज आई 1892 का भारत परिषद अधिनियम ये आया, जिसे जो है जिसमें जो है नरम दल के लोगों का सबसे बड़ा कहा जाए तो उपलब्धि कही जाती है। इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुआ और बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। फिर अगर हम आगे जाए तो 1919 में फिर भारत परिषद अधिनियम, 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसके तहत क्या हुआ, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया और सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में शामिल होने वाले प्रथम इंडियन बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। अब देखते हैं 1919 और 1935 का। ये दोनों जो है 1919 और 1935 ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। तो चलिए देखते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और इनका नाम रखा गया, पहला का जो नाम रखा गया राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। और प्रांतों में भी द्वैध शासन, प्रांत में क्या है, द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जन्मदाता जो है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। अब प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया वो दो प्रकार के थे, एक आरक्षित विषय थे और दूसरा थे हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित मतलब उन चीजों को खुद के पास आरक्षित रखे थे ये अंग्रेज लोग, और हस्तांतरित मतलब उन चीजों को जो लोगों का जो शासन प्रशासन है वो भारतीयों के द्वारा, जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, इन सारी चीजों को क्या हुआ, हस्तांतरित कर दिया गया। फिर आगे और हम देखें तो सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब से प्रारंभ हुई, तो ये हमारा आएगा 1909 का अधिनियम। अब जब हम फिर आगे बढ़े तो देखते हैं भारत शासन का अधिनियम 1935 का अधिनियम। तो इसमें 1935 में क्या हुआ, AIS ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। अब वो प्रांत से जो केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना तो किया ही गया था, वो तो कंटिन्यू मतलब वो कंटिन्यू इसमें भी रहा। और इंग्लैंड में भारत परिषद की जो परिषद थी उसकी समाप्ति की गई, RBI की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। RBI की जो स्थापना जो है 1934, RBI की स्थापना जो है 1934 के अधिनियम से 1935 में किया गया। अधिनियम था 1934 लेकिन किया कब गया, 1935 में। तो इस तरह से भारत का जो संवैधानिक विकास वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। धन्यवाद।